गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप सोनी, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर, आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल का निर्माण कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा हेतु किया गया है, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सके और वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा सर्वोच्च न्यायालय। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सिलेबस के अनुसार एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का इस टॉपिक से आता है। आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये जो बिल्डिंग है ये सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। आज इस सर्वोच्च न्यायालय के टॉपिक से सिलेबस के अनुसार दो बड़े क्वेश्चन निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में समझेंगे। चलो पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन को समझने से पहले हमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन के प्रश्न का अच्छे से अपनी कॉपी में उत्तर लिख सकें। सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वो है न्यायाधीशों की संख्या। इस बिंदु के माध्यम से हम ये पता करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं और कौन कौन से न्यायाधीश होते हैं। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है न्यायाधीशों की योग्यता। इस बिंदु के अंतर्गत हम जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए या कौन सा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कार्यपालिका एवं महाभियोग, कि किस प्रकार से कार्यपालिका या महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकती है। इसका अतिरिक्त अगला बिंदु हमारा सर्वोच्च न्यायालय से गठन से संबंधित है वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं। इस बिंदु के अंतर्गत हम जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितना वेतन प्रति माह मिलता है और वेतन के साथ साथ कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियों के अंतर्गत हम जानेंगे कि क्या हम न्यायाधीशों के संवैधानिक कार्य के लिए न्यायाधीशों की आलोचना कर सकते हैं या नहीं। और छठा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। इस बिंदु के माध्यम से हम समझेंगे कि न्यायाधीशों पर कौन कौन से प्रतिबंध लगा रखे हैं। पहला बिंदु, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, न्यायाधीशों की संख्या। जैसा कि आप इसके नीचे एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में देख रहे हो 4 कॉलम बना रखे हैं, समयावधि, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और कुल योग। अर्थात इस टेबल से स्पष्ट हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी शेष को अन्य न्यायाधीशों के रूप में जाना जाता है। मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 ही होती है और अन्य न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर संसद के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर 3 ही बिंदु लिए हैं क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक में 3 ही पॉइंट दिए हैं न्यायाधीशों की संख्या के बारे में। जैसे कि प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। 2008 में इसमें परिवर्तन हुआ, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 1 है और 30 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कुल योग आता है 31 कुल न्यायाधीश थे। अब मैं आपको बता दूं कि 2008 से पहले भी न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन मैंने इसको इस वीडियो में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 2019 में फिर से परिवर्तन हुआ और 2019 के अनुसार वर्तमान में अब 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 है। नीचे एक नोट डाल रखा है, पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बना दिया गया है, एक समिति बना दी गई है जिसमें स्वयं मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 अन्य जानी मानी हस्तियां होती हैं
इस प्रकार से एक समिति बनती है और ये समिति न्यायाधीशों की सिफारिश करती है। नियुक्ति के लिए सिफारिश राष्ट्रपति को करती है और इस समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हमारा दूसरा अगला पॉइंट है न्यायाधीशों की योग्यता, अर्थात इस पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। इसमें हमारी पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, अर्थात वह भारतीय हो। विदेशी जो व्यक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता। इसके अलावा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक के बाद क्रम संख्या एक के बाद मैंने क्रम संख्या 2 ही लिख रखी है, इसको क्रम में नहीं लिख रखा। इसका मतलब यह है कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ उन निम्न तीनों में से एक योग्यता उसके अंदर और होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। देखते हैं कौन कौन सी योग्यता हो सकती है। पहली, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अर्थात वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है जो लगातार किसी भी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर उस व्यक्ति में यह योग्यता नहीं है तो दूसरी योग्यता उसमें होनी चाहिए कि किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, अर्थात कि अगर वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश नहीं रहा हो और लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट अधिवक्ता के रूप में लगातार न्यायालयों में कार्य कर चुका है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अगर उपरोक्त दोनों शर्तें को वो व्यक्ति पूरा नहीं कर रहा है तो तीसरी जो शर्त है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। इस प्रकार से जिस व्यक्ति में ये तीनों योग्यता होती है, पहली भारत का नागरिक हो और निम्न में से तीनों में से कोई एक योग्यता होती है, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तीसरा जो हमारा मुख्य पॉइंट है कार्यपालिका एवं महाभियोग। जैसा कि अभी पहले बताया था कि इस बिंदु के माध्यम से हम जानेंगे कि कार्यपालिका कब महाभियोग का प्रयोग करके और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। इसके अलावा वो यदि कार्य करने में असमर्थ है तो स्वयं अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर और अपने पद को छोड़ सकता है। और यदि वह संविधान के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यपालिका उसे अपने पद से हटा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन होना अति आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदन के 2/3 सदस्य इस बात का समर्थन कर देते हैं कि अमुक न्यायाधीश संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे अपने पद से हटा हुआ माना जा सकता है। अगला चौथा जो हमारा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित, वो है वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं। जैसा ये बताया था कि इस पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितना वेतन प्रति माह मिलता है और वेतन के अतिरिक्त कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में अभी जो छपा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये और अन्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया जा चुका है। अब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, वेतन के अतिरिक्त ये जो प्रति माह वेतन मिलता है, वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी न्यायाधीशों को प्राप्त होती हैं, जैसे कि रहने के लिए मकान, गाड़ी और उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड उपलब्ध सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि समय समय पर संसद के द्वारा न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में परिवर्तन किया जाता रहा है। हमारा अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियों का तात्पर्य समझेंगे। उन्मुक्तियों से हमारा तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों के सभी संवैधानिक कार्य
और निर्णयों के लिए उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है, वो अगर संवैधानिक रूप से जो भी कार्य कर रहा है, जो भी निर्णय देता है, तो कोई भी व्यक्ति उस निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता। अगर हमारा अगला पॉइंट रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। इस पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि न्यायाधीशों पर संविधान के द्वारा कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, वो जब अपने पद से रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो संविधान में एक प्रावधान है कि वह व्यक्ति भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। इस प्रकार से हमने इन 6 पॉइंटों को समझा और इन 6 पॉइंटों के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया या सर्वोच्च न्यायालय के गठन का विस्तृत विवरण अपनी कॉपी में कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि प्रारंभ में मैंने बताया 2 क्वेश्चन थे। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है वो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं क्षेत्राधिकार। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और क्षेत्राधिकार को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं समस्त विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामना देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।